Good evening, everybody. Bache, in the previous class, we were doing factors affecting gravitation. Sorry, not factors affecting gravitation, factors affecting acceleration due to gravity. तो बच्चे हमने उसमें बहुत सारे फैक्टर किए थे. One was variation in acceleration due to gravity when we move from equator to pole or from pole to equator. That difference is seen according to variation in radius. इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होता है, पोल पे रेडियस कम होता है. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस एट पोल्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस. दूसरा हमने किया था बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट. तो बच्चे हमने उसमें लिखा था कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है. ठीक है. सिमिलरली व्हेन वी गो डीपर, जब हम नीचे जाते हैं, सो आर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू डिक्रीजेस, वहां भी डिक्रीज होगी वैल्यू. ओके. सो बच्चे आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली गो थ्रू हाउ वी कैन एक्चुअली प्रूव. हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जब आप हाइट पे जा रहे हो तब आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डिक्रीज होगी. व्हेन यू गो बिलो द अर्थ तब भी आपकी वैल्यू क्या होगी, इट विल डिक्रीज. ओके. So let's say you have this representing the earth. ये हमारी अर्थ है और बच्चे इसके सरफेस पे जस्ट यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ऑलराइट. तो बच्चे यहाँ जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बनेगा हम रेडियस लेंगे. ओके. दिस इज आवर रेडियस विच वी टेक एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. ऑलराइट. तो बच्चे अगर हम इस तरीके से सोचें तो जीएम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, this is our radius r which is equal to distance of separation. So just at the surface पे अर्थ के, okay, let's put it as gs, that is acceleration due to gravity at surface of the earth. इसलिए हमने फॉर्मूला लिखा था बच्चे gm कैपिटल G into mass of earth over distance of separation. हम क्या लेंगे, radius, so it would be taken as r square. बच्चे दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन और यू कैन से दी फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, फर्स्ट रिलेशन लिख लेते हैं. अब बच्चे लेट्स से वी पिक दिस सेम ऑब्जेक्ट और इसको हम हाइट पे ले आए. ओके. हम इसको यहां ले आए, ऊपर सरफेस से उठा के ऊपर ले आए. अब बच्चे ऑब्वियसली यहां डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ गया है, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हैज इंक्रीज्ड. अर्थ के सरफेस से हम इसको ऊपर ले आए, यहां जहां ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था, इससे हम उसको ऊपर ले आए. तो बच्चे अब ये जो डिस्टेंस है d, इसको ऊपर ले आए हम. d की जगह हम h लिख लेते हैं बच्चे. हाइट अबव द अर्थ सरफेस, r इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, रेडियस. यहां से ऑब्जेक्ट को उठा के हम हाइट h पे ले आए. तो बच्चे एट अ हाइट इट वुड बी इक्वल टू कैपिटल G m. ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी बच्चे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एंड मास ऑफ द अर्थ, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई. पर बच्चे ये जो नीचे r स्क्वायर है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, नाउ दिस विल बिकम r प्लस h होल स्क्वायर. r प्लस h होल स्क्वायर. क्यों? क्योंकि बच्चे हमें डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन लेना है सेंटर से. तो ऑब्जेक्ट को हमने सरफेस से हाइट पे क्या करा, ऊपर ले गए. तो ये h और ये r, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहां ऐड हो जाएगा और जब ये ऐड होगा दिस विल बिकम r प्लस h होल स्क्वायर. दिस इज आवर सेकेंड रिलेशन. तो बच्चे जरा कंपेयर करके देखिए. व्हेन यू गो अपवर्ड्स टुवर्ड्स द हाइट, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है. ये देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर की वैल्यू सेम है, कांस्टेंट न्यूमरेटर की. तो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर मैं इससे एनालाइज करूं, GH शुड बी लेस देन GS. कैन यू कंक्लूड दिस फ्रॉम दिस रिलेशन? चेक करिए एक बार. सेकेंड रिलेशन में बच्चे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई है, r प्लस h होल स्क्वायर हो गया है, ऊपर सिर्फ r स्क्वायर था, ऊपर की वैल्यू कांस्टेंट है. तो बच्चे GH की वैल्यू जो आएगी इट वुड बी लेस. ओके.
तो बच्चे एज यू गो अपवर्ड्स, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, आपका डिस्टेंस जब बढ़ेगा सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा, आपकी जो जी की वैल्यू है इट इज गोइंग टू डिक्रीज। ओके, इज दिस क्लियर, ये सबको समझ आ गया? ओके, ऑल राइट, चलो अब बच्चे देखते हैं व्हेन वी गो बिलो डेप्थ। अब बच्चे जब हम डेप्थ में जाएंगे तब भी वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, पर हमारी लॉजिकल थिंकिंग क्या बोलती है कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन तो कम होता जा रहा है, आर कम होता जा रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे डेप्थ में तो हमारी वैल्यू बढ़नी चाहिए। पर बच्चे ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। बच्चे व्हेन यू लुक एट द अर्थ, अर्थ जो है बच्चे, अर्थ जो है इसका आप वॉल्यूम फिक्स कह सकते हो, इट्स वॉल्यूम इज फिक्स्ड बिकॉज इट इज अ स्फीयर। ठीक है, इट इज अ स्फीयर, इट्स वॉल्यूम इज फिक्स्ड। अर्थ एज अ होल, इसकी आप वॉल्यूम कह सकते हो फिक्स्ड है। पर बच्चे जब आप लेयर्स में नीचे जाते हो, इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी वेरीज, डेंसिटी वेरीज। ओके, जब हम डेप्थ पे नीचे जाएंगे तो डेंसिटी वेरी करेगी, वॉल्यूम तो फिक्स रहेगी अकॉर्डिंग टू रेडियस, पर बच्चे जो आपकी डेंसिटी है इट विल वेरी, इट विल वेरी। सो बच्चे इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट जी व्हेन यू गो डाउन, जब आप नीचे जाओगे सरफेस से, लेट से आपने पहले ऑब्जेक्ट रखा है बच्चे सरफेस पे, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, हम डेप्थ पे नीचे जा रहे हैं, ऑलराइट, हम डेप्थ पे नीचे गए, तो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, योर डेंसिटी इज गोइंग टू चेंज। एंड बच्चे अगर आपकी डेंसिटी चेंज होगी तो आप फिर मास का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है। सो बच्चे व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू यूज फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। अब बच्चे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसको हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है। ओके, तो बच्चे पहले हमारा ऑब्जेक्ट था सरफेस पे, बाद में आप उस ऑब्जेक्ट को उठा के डेप्थ पे ले आए, अर्थ की सरफेस से नीचे, ऑलराइट। तो बच्चे यहाँ जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बनेगा अलग अलग है, इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सेंटर से ये हो गया, ओके, और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का पूरा लोगे आप डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ओके, तो यहां थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बच्चे हम कैसे लेंगे, इस ऑब्जेक्ट का यहां से पूरा, ऑलराइट, तो यहां डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन में फर्क पड़ गया। ओके, सो लेट्स से वी हैव कम डाउन डी, हम कहां आ गए हैं, सरफेस से डी डेप्थ पे आ गए। ओके, वी हैव कम डाउन एट डेप्थ डी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे सरफेस पे क्या असर पड़ता है, सरफेस पे क्या पड़ेगा। अब बच्चे यहां हमें डेंसिटी के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो बच्चे मास को हम कैसे निकाल सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी, ओके जस्ट अ मोमेंट, mass of any object, mass of any object is equal to density into volume, this is the formula. Okay, so density it is equal to mass into volume, सॉरी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मैं गलत बोल रहा हूं। ओके, ये मेरा फॉर्मूला है। तो बच्चे जी अगर मुझे सरफेस पे निकालना है, जी एट दी सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दी सरफेस, इट वुड बी इक्वल टू, बच्चे आपको क्या करना है, डेंसिटी और वॉल्यूम के साथ रिलेट करके मास निकालना है। तो बच्चे डेंसिटी इज लेट्स से रो, इसके लिए ये या ओके, लेट्स यूज द सिंबल रो फॉर डेंसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब, ऑलराइट।
सो दिस इज मास। मास हमने कैसे निकाला? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। फॉर्मूला में जो मास है उसकी क्वांटिटी हमने कैसे निकाली? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, कैपिटल जी विल बी कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज जी एम। बच्चे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को हमने कैसे कैलकुलेट किया? मास को कैलकुलेट किया है रो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला यूज किया है फॉर मास। अब अच्छा, इस पूरे रिलेशन को हमें डिवाइड करना है आर स्क्वायर से। व्हाट इज आर स्क्वायर? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। रेडियस कैसे लिया हमने? रेडियस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए लिया है। आर हो गया डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो बच्चे ये कट जाएगा, यहां आपके पास सिर्फ ऊपर आर बचेगा। आपके पास सिर्फ ऊपर आर बचेगा। तो दैट मीन्स एट द सरफेस जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू रो 4/3 पाई आर। बच्चे आपका सरफेस पे बन गया। अब बच्चे व्हेन यू गो डाउन, जब आप नीचे जाओगे डेप्थ पे, डेप्थ पे आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना रह जाएगा? दिस इज इक्वल टू आर माइनस डी, क्योंकि हम डेप्थ पे नीचे आ गए और जो टोटल रेडियस है उसमें से इसको माइनस करेंगे तब डिस्टेंस सेपरेशन आएगा। तो बच्चे अगर मैं इस रिलेशन के हिसाब से देखूं, जी एट डेप्थ इट वुड बी इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर माइनस डी। आर माइनस डी कैसे आएगा बच्चे? बाकी सारा फॉर्मूला वही रहेगा। ऊपर बनेगा आर माइनस डी होल क्यूब, नीचे आएगा आर माइनस डी होल स्क्वायर। तो बच्चे ये कट गया, ऊपर आर माइनस डी बचेगा सिर्फ। तो बच्चे दिस इज माय सेकंड रिलेशन, वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ, दिस इज माय सेकंड रिलेशन। और ऊपर मेरी वैल्यू बनी है सरफेस पे, दिस इज माय फर्स्ट रिलेशन। अब बच्चे आप क्या कर सकते हो, इनको कंपेयर करके देखिए, कंपेयर देम। ऊपर देखो आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आर माइनस डी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चे आर माइनस डी इज लेस देन आर, सो दैट सिंपली मीन्स जी डी शुड बी लेस देन जी एट दी सरफेस। अगर बच्चे आर माइनस डी की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी, आप डेप्थ पे आ गए हो तो रेडियस में से डेप्थ माइनस होगा, तो उसकी वैल्यू अर्थ के पूरे रेडियस से क्या होगी? कम होगी। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? देखो ऊपर हमने आर से मल्टीप्लाई किया है, ये सारी वैल्यू तो बच्चे कांस्टेंट है, दिस होल वैल्यू इज आल्सो कांस्टेंट सेम, सिर्फ मल्टीप्लाई हमें आर या आर माइनस डी से करना है। तो बच्चे दिस मीन्स दिस वैल्यू वुड बी लेस। तो बच्चे इसका क्या मतलब है? व्हेन यू गो डाउन, जब आप अर्थ के सरफेस पे नीचे जाते हो डेप्थ पे, तो व्हाट हैपेंस? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द वैल्यू ऑफ g at depth is going to decrease. ठीक है बच्चे, is this clear everybody? याद ये रखना है बच्चे, डेप्थ पे जा रहे हैं तो r माइनस डी हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r माइनस डी हो गया तो फिर ऑब्वियसली बच्चे उसकी वैल्यू कम आनी चाहिए। ऑलराइट, एक अर्थ आपको बच्चे किस चीज में डाउट है? कैन यू क्लैरिफाई? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। एक अर्थ सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करेंगे। बेटा आपको वॉल्यूम वाला समझ आ गया कैसे किया है हमने? सर वही समझ नहीं आया। ओके, जस्ट अ मोमेंट। देखो बच्चे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? अर्थ इज अ स्फीयर, इट्स 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। और बच्चे हमें अगर मैं ग्रेविटी का फॉर्मूला देखूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस जी एम ओवर आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो बच्चे अगर मुझे मास की जगह सब्स्टिट्यूशन करनी है तो मैं कैसे सब्स्टिट्यूशन करूंगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। तो बच्चे मुझे मास के लिए सब्स्टिट्यूशन करनी है तो मैं क्या करूंगा? आई विल मल्टीप्लाई डेंसिटी बाय वॉल्यूम, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बच्चे अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो मैं जी के अंदर मास के लिए सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, तो जी इज इक्वल टू
कैपिटल जी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला है। मल्टीप्लाई दिस बाय डेंसिटी, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो। डेंसिटी के लिए बचे आप रो लिख सकते हो, रो, ओके। और नीचे आएगा बचे आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये। अब देखो बचे, ये वैल्यू कट जाएगी, ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, ऊपर आर क्यूब है, नीचे आर स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, इधर सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, आर। तो दिस इज एट दी सरफेस। अब बच्चे व्हेन यू गो एट दी डेप्थ, डेप्थ पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या होगा, रेडियस माइनस डेप्थ, जितना आप नीचे आ गए हो अर्थ से, अर्थ के सरफेस से जितना आप नीचे आ गए हो वो डेप्थ हो जाएगा। तो बच्चे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कैसे निकालोगे आप, पूरा रेडियस था तो रेडियस में से डी माइनस करेंगे, दिस विल बिकम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो बच्चे डेप्थ पे आपकी जो जीडी आएगी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी, सेम वही फंडा निकालना है, जी 4/3 पाई, ऊपर आएगा बच्चे आर माइनस डी होल क्यूब, दिस इज आर रेडियस नाउ एट द डेप्थ, इनटू रो ओवर आर माइनस डी होल स्क्वायर। तो बच्चे अभी देखो ये कट गया, तो मेरे पास आर माइनस डी बच गया यहाँ। अगर मैं बच्चे इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दूं तो रो और रो कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा, 4/3 भी कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, लेट्स सी, लेट्स चेक दिस। इफ आई डिवाइड GS बाय GD, आपके पास क्या बचेगा ऊपर, बचे ऊपर आपके पास वैल्यू बचेगी R, नीचे बचेगा R माइनस डी, दैट्स इट, ये वैल्यूज बचेंगी, आप देख लो करके। कैपिटल जी कट जाएगा, 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, ये तो सारी कांस्टेंट वैल्यू है, रो और रो कट जाएगा, ऊपर बचेगा R, नीचे बचेगा R माइनस डी। अब बचे ऑब्वियसली R माइनस डी इट इज लेस देन R, तो दैट मीन्स GD वुड बी लेस देन GS। सिंपल डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फंक्शन से आप इसको चेक कर सकते हो, ओके। सिंपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फंक्शन से हम इसको चेक कर सकते हैं। बच्चे क्लास 9th में आपको डेरिवेशन नहीं आएगी, इट इज जस्ट कि उस दिन हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि डेप्थ पे जाते वक्त ये कैसे कम हो जाती है, तो उसको समझने के लिए मैंने ये करवाई है। आपको आपके लेवल पे अभी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी याद रख सकते हो कि जब हम ऊपर जाते हैं तब भी जी कम होती है, अगर आप डेप्थ पे जाते हो तब भी जी कम होती है। और बच्चे अगर एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द अर्थ पे चले गए तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 0 हो जाएगी। तो अर्थ के बिल्कुल सेंटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि जब हम ऊपर जा रहे हैं या डेप्थ पे जा रहे हैं तो वैल्यू कम होती है। एक अर्थ इज दिस क्लियर? डेरिवेशन के लिए ज्यादा फ्रेट मत करो, डेरिवेशन आपको कोई नहीं देने वाला करने के लिए, सिर्फ याद रखना है कि ऊपर जाते वक्त कम होगी, नीचे जाते वक्त कम होगी, या अगर मैं इक्वेटर से पोल पे जा रहा हूं तो वैल्यू बढ़ेगी, पोल से इक्वेटर पे आऊंगा तो वैल्यू कम होगी। आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिवली इसे याद रखना है। चलो, आई थिंक इससे ज्यादा तो बचे अभी अब डिस्कशन करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां हम एक चीज ये रियलाइज कर रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो बच्चे चेंज होगी, हाइट पे चेंज हो रही है, डेप्थ पे चेंज हो रही है, रेडियस के हिसाब से चेंज होगी। तो बच्चे अगर हम मून के सरफेस पे जाएं, इफ यू गो ऑन टू द सरफेस ऑफ मून, व्हाट वुड बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून? ओके, वही सेम फंडा जो हमने अर्थ के साथ लगाया था वो मून के लिए लगाएंगे। तो बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको स्कूल में आ जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ऑलराइट। तो बच्चे इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इट इज इक्वल टू कैपिटल G इनटू मास ऑफ मून ओवर रेडियस ऑफ मून होल स्क्वायर। फॉर्मूला सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जस्ट आपको मून की वैल्यूज डालनी है, ऑलराइट।
तो बच्चे इसको सॉल्व करके देखेंगे. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. मास ऑफ मून it is equal to 7.36. okay, just a moment. Mass of moon, it is 7.36 into 10 raised to power 22 kg. This is the mass of moon. And बच्चे radius of moon, it is equal to 1.74 into 10 raised to power 6 meters. ओके और g की वैल्यू आप ले सकते हो बच्चे 6.7 into 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ऑलराइट, अब बच्चे इन वैल्यूज को यूज करके मून के सरफेस पे g की वैल्यू क्या आएगी उसको कैलकुलेट करके देखिए. ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून gm है. कैपिटल G की वैल्यू क्या है 6.7 into 10 raised to power -11. Mass of moon is 1.74 into 10 raised to power 6. अब बच्चे इसको डिवाइड करेंगे r स्क्वायर. सो रेडियस इज, ओके सॉरी मैंने गलत लिख दी बच्चे वैल्यू. मैंने रेडियस ऑफ मून को मास में लिख दिया. मास ऑफ मून इज 7.36 into 10 raised to power 22. और बच्चे रेडियस ऑफ मून इज 1.74 into 10 raised to power 6. So it would be 1.74 into 1.74 into 10 raised to power 12. Alright, ये बच्चे आपकी वैल्यूज है. लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट. इसको कैलकुलेट करके देखिए. पावर्स देखिए पहले. 10 raised to power 11. ओके, तो नीचे 10 बच जाएगा. बच्चे मल्टीप्लाई 7.36 को 6.7 से मल्टीप्लाई करिए पहले. पावर्स तो देखो 10 raised to power -11 और ऊपर 10 raised to power 22 है. तो बच्चे ऊपर बचेगा 10 raised to power 11 और नीचे दिया है 10 raised to power 12. तो यानी नीचे 10 बच जाएगा. ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इट इज इक्वल टू यू हैव टू मल्टीप्लाई 7.36 into 6.7. बच्चे क्या वैल्यू आएगी देखिए करके. All right. So 7.36 into 6.7. Okay. So Vaidehi is saying 49.31. Okay. So बच्चे ये आ गया 49.31 over बच्चे multiply 1.74 into 1.74. 10 नीचे बचेगा. Multiply 1.74 into 1.74. Okay, 3.02 into 10. अब बचे 49.31 को 30.2 से डिवाइड करिए. तो बच्चे आपकी वैल्यू आनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1.6. करके देखिए. डिवाइड 49.31 by 30.2. तो बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून दिस वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चेक करिए एक बार.
ओके, वैदेही सेइंग 1.63, तो बच्चे अप्रोक्सीमेटली 1.6 हम ले सकते हैं। तो बच्चे इफ यू केयरफुली सी acceleration due to gravity on moon surface, it is less, comparatively very less than acceleration due to gravity on earth surface. earth की surface में बच्चे ये 9.8 है। तो बच्चे if you compare g on earth surface over g on moon, तो that would be 9.8 over 1.63। बच्चे इसको डिवाइड करके देखिए, मून पे कितना टाइम्स कम है, चेक करिए। दिस वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू विल से इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/6, सॉरी 6.01। ओके, सो लेट्स से इट इज अप्रोक्सीमेटली 6। तो बच्चे दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, the acceleration due to gravity on moon, it is approximately 6 times less, ये आप कह सकते हो moon is approximately 1/6 times that of earth। बच्चे अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके मुकाबले जो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1/6। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कई बार आपको दिया जाता है, प्रूव दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on moon surface is 1/6 that of earth surface। तो बच्चे आप वैल्यूज लेके g on moon कैलकुलेट कर सकते हो, उसके बाद उसको अर्थ की ग्रेविटी से डिवाइड करो, आपको मिल जाएगी वैल्यू। ये आप दोनों का मास और रेडियस पुट करके कैंसल करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो इन दैट वे ऑल्सो यू कैन प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 1/6। इज दिस क्लियर एवरीबडी? सबको समझ आ गया? इज दिस क्लियर? ऑल राइट, वेरी गुड। चलो अब बच्चे हम चलेंगे आगे, लेट्स मूव ऑन। ओके बच्चे, विल नाउ बी पिकिंग अप कॉन्सेप्ट ऑफ वेट अगेन। वेट का कॉन्सेप्ट हम दोबारा पिक करने जा रहे हैं। बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट वेट, ये हमने कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस किया था। वेट इज फोर्स विद विच object is attracted towards center of the earth। या बच्चे कोई भी heavenly body, weight is force with which object is attracted towards center of the earth। अब बच्चे weight जो है it is a vector quantity, and varies from place to place। बच्चे ये वेरी करेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ g, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू value of g। ऑलराइट, अब अच्छा इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। मास इनटू ग्रेविटी नहीं लिखना चाहिए, एक्चुअली ग्रेविटी गलत हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम इसको फोर्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना है। और बच्चे इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में हमने कैसे लिखा था, W इज इक्वल टू mg। और बच्चे इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है,
SI यूनिट इज न्यूटन। ओके चलो, अब बच्चे बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेट आपको मैं थोड़े से क्वेश्चन देने जा रहा हूं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, object of mass 50 kg is placed on Earth's surface. Calculate its weight. Calculate its weight on Earth and Moon. ओके बच्चे, क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं? आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है जिसका मास है 50 kg, मास इज 50 kg। ओके, अर्थ के सरफेस पे बच्चे जी की वैल्यू क्या है? अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मून के सरफेस पे अभी हमने निकाली है, इट इज 1.63 अप्रोक्सीमेटली, दिस इज द वैल्यू। कैन यू कैलकुलेट वेट? वेट का फॉर्मूला देखिए, वेट इज इक्वल टू mg। आंसर क्या आएगा? दोनों सरफेसेस पे अलग अलग आएगा ना वेट, चेक करो। वेट ऑन अर्थ इट इज इक्वल टू 50 इंटू 9.8। पर बच्चे अगर आप मून पे देखो, इट वुड बी 50 इंटू 1.63। ओके, फर्क पड़ गया ना, चेक करिए। तो बच्चे इसका एक सिंपल मतलब है, व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स योर वेट विल वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप बच्चे अर्थ पे हो तो आपका वेट देखो कितना आ रहा है, विथ सेम मास, मास इज कांस्टेंट, मास कभी चेंज नहीं होता, इट इज कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज। 9.8 इंटू 50 करिए, कितना आता है? 440। It would be equal to 440 newtons if I am not wrong, 440 newtons or 490, 9.8 10 चला जाएगा, yes, okay, sorry, it should be 490 आएगा बच्चे, 490 न्यूटन। all right, and once you take the same object, बच्चे सेम ऑब्जेक्ट को आप मून पे लेके गए हो, मास की वैल्यू कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग। व्हाट हैपेंस ऑन द मून सरफेस? मल्टीप्लाई 50 इंटू 1.63, क्या आंसर आएगा? मैंने कुछ ओके बच्चे, ऑन द सरफेस ऑफ मून इट इज 81.5, ओके 81.5 न्यूटन। ओके, तो बच्चे देखो मून के सरफेस पे आपका वेट कितना कम हो गया, इट डिक्रीजेस, इट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 1/6 दैट ऑन अर्थ। अगर बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होगी है, तो वेट ऑन मून भी तो 1/6 हो जाएगा ना, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। बच्चे भव्य ऑन अर्थ 49 न्यूटन कैसे आएगा? इट इज 50 इंटू 9.8, भव्य इट इज 50 इंटू 9.8, नॉट 50 इंटू 98। चेक करो एक बार। हाँ तो भव्य 50 इंटू 9.8 करोगे तो कितना? हम क्या गलत कर रहे हैं? ओके 98 इंटू 5, भव्य 98 इंटू 5 करोगे ना, 490 न्यूटन ही आएगा। आप तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो।
बच्चे वेट इज ऑलवेज रिटन इन न्यूटन। अगर आप वेट निकाल रहे हो और वेट के साथ केजी लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन बिकॉज इट इज फोर्स विद विच object is attracted towards the center of the earth. So you will always write it as Newton. You will not write it as kg. Kg is unit of mass. Okay, Bhavya, it's all right. मेरे को भी आपने कंफ्यूज कर दिया था, मुझे भी ऐसे लगने लगा 49 न्यूटन आएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। The weight of object, the weight of object on moon is 540 Newton. Calculate mass on moon calculate mass on moon, mass of object on moon. B, mass of object on earth. C, weight of object on earth. बच्चे जी की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। अब अर्थ पे है 9.8, मून पे है 1.63। कैन यू कैलकुलेट दिस? बच्चे मून पे कितना मास आएगा ऑब्जेक्ट का? बच्चे GM, acceleration due to gravity on moon, it is equal to 1.63 meter per second square. वेट आपको दिया हुआ है, वेट ऑन मून इज 540 न्यूटन्स. You have to calculate mass. Okay. So Asaf and Ritanjay are saying 331.28 kg. तो बच्चे mass would be equal to W by, sorry, not W by, weight is equal to mg. Okay, sorry, it would be W by gm. So that's equal to 540 by 1.63. तो बच्चे it would be equal to 540 divided by 1.63 कितना आएगा? 331.28. That's equal to 331.28 kgs. All right. तो बच्चे mass on moon is 331.28. अगर बच्चे आप ये सेम ऑब्जेक्ट अर्थ पे लेके आओगे, मास चेंज होगा अर्थ पे कि सेम रहेगा? मून पे तो आपने मास निकाल लिया. what will happen to mass on earth? It will remain same. आपको बच्चे ये चीज याद रखनी है, mass is constant. Mass is constant. Mass does not change. आप बच्चे ऑब्जेक्ट को जिधर मर्जी ले जाओ, उसका मास चेंज नहीं होगा, पर वेट चेंज होगा. ओके, मास इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स. मास इज कांस्टेंट. मास इज नॉट गोइंग टू चेंज. पर बच्चे वेट चेंज हो जाएगा. अगर मैं अर्थ के सरफेस पे वेट निकालूं तो इट वुड बी इक्वल टू मास इज 331.28 एंड अर्थ के सरफेस पे बच्चे जो जी की वैल्यू है दैट्स 9.8. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? रितंजय सिंह 3246.54. ओके रितंजय, वेट का यूनिट क्या होगा? केजी या न्यूटन? इट वुड बी 3246. ओके, 3246.54 न्यूटन. बच्चे जो आंसर आपने मुझे दिए हैं मैं वही लिख रहा हूं. आई एम नॉट कैलकुलेटिंग. तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप भी अब कैलकुलेटर पे ही कर रहे हो, नहीं तो इतनी जल्दी आंसर कैसे निकालोगे?
इट इज 3246.54 न्यूटन। तो बच्चे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास कैन नेवर बी जीरो। पर बच्चे क्या वेट जीरो हो सकता है? कैन वेट बी जीरो? क्या वेट जीरो हो सकता है? यस। ओके, सो आई एम गेटिंग एन आंसर इन अफर्मेटिव। सो यस, वेट कैन बी जीरो, मास कैन नेवर बी जीरो, यस वेट कैन बी जीरो। अच्छा, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां वेट जीरो हो सकता है? अगर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाए, तो वेट विल बिकम जीरो। बच्चे दिस विल हैपन व्हेन यू गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। एट सेंटर ऑफ द अर्थ, एट सेंटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू क्या होती है? जी इज जीरो। तो बच्चे अगर सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी जीरो है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वेट विल ऑल्सो बिकम जीरो, जीरो एट सेंटर ऑफ द अर्थ। बच्चे सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो क्यों हो जाती है? क्योंकि बच्चे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाएगा। आप बिल्कुल सेंटर पे पहुंच गए अर्थ के, तो व्हेन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिकम जीरो, तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो जी की वैल्यू होगी वो भी जीरो हो जाएगी। सो व्हेन इट बिकम जीरो, योर वेट विल बी आल्सो जीरो। बच्चे आप वेटलेसनेस को, इट कैन बी आल्सो फेल्ट इन आउटर स्पेस। आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स जो हैं दे फ्लोट इन द स्पेसशिप्स, एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट इन द स्पेसशिप। अब ऐसा क्यों होता है बच्चे? इसके पीछे क्या रीजन है? एस्ट्रोनॉट्स के जो बच्चे स्पेसशिप हैं, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। यहां भी क्या रीजन है? जी इज जीरो, बिकॉज यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। तो जी in the outer space becomes nearly zero. This is the reason they feel weightlessness. Astronauts को क्या लगता है? Weightlessness. All right, and this is the reason they float. Is this clear? ये चीज समझ आ गई सबको? All right. तो बच्चे यहाँ हमारा मास और वेट का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है। अब बच्चे वी आर ओनली लेफ्ट विद अ वेरी स्मॉल टॉपिक, दैट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो बच्चे बचा है बच्चे, बट दैट इज समथिंग आई डोंट वांट टू स्टार्ट इन टुडेज क्लास। रीजन बीइंग उसमें न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं, फॉर्मूलाज भी आएंगे उसमें। सो इट वुड बी बेटर इफ वी स्टार्ट दैट इन द नेक्स्ट क्लास। तो हम उसे एक कंटिन्यूअस पोर्शन के साथ क्या कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू करके खत्म कर सकते हैं। ओके, एंड आई थिंक आप सबने अपना टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस देख लिया होगा। In term 1, matter in our surroundings is deleted. Okay, is matter around us pure आएगा सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म में। एंड इन बायो यू आर गेटिंग सेल चैप्टर एंड टिश्यूज। फिजिक्स में बच्चे आपको आएगा मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, दैट्स इट। ग्रेविटेशन इज कमिंग इन द सेकेंड टर्म। So what I feel is we have already covered the first term syllabus. First term syllabus हम already cover कर चुके हैं, तो अब उनसे में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे ग्रेविटेशन का जो फ्री फॉल वाला टॉपिक है, we'll be picking this up in the next class. Is that clear everybody? क्योंकि वो फॉर्मूला वगैरह है तो वो हमें मिड अभी बीच में क्लास में छोड़ना पड़ेगा। हमारे पास 10-10 मिनट्स तो हैं, पर बच्चे 10 मिनट्स में हम फ्री फॉल नहीं कवर कर पाएंगे, उसमें हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करने हैं। So it would be better that if we start that in the next class. ठीक है बच्चे, चलो, all right. So I'll be ending this session here बच्चे।